afternoon, children. This is Push English, and I'm Renuka Singh. And today I'm here with one of the new slot that has been introduced in classes 11th and 12th in reading comprehension. So this is called case-based passage, wherein you are supposed to solve a comprehension passage with the help of a case that is given either in the form of charts or graphs or data outline, clues and tables. So either a table is being made and some stats have been given, or a pie chart is made and then some stats are given, or a histogram or a frequency polygon like this will be drawn. And so it can be in the form of any clue which can be given in these forms. So while solving it, you have to just keep one thing in mind, that whatever is available, that after giving this pie chart, there is some detail given through this, like what has been plotted. So you have to pay heed to, pay attention to that facts in best possible manner, and then use that wisely while giving the answer the question asked in the form of MCQ. So one thing is good, that it is in the form of MCQ, so the answer will be in front of you and you're just supposed to choose any one out of it. So let us proceed forward discussing about its features. And the features consist of, I already told you that it is given in the form of either in the form of chart, table, data, graph, cues, any verbal stimulus will be, verbal or visual stimulus will be given to you. एंड ये जो पैसेज होगा, ये अपने आप में बहुत ही कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव होगा. आपको सबसे पहले क्या करना है, इट शुड बी वेल रेड एंड अंडरस्टूड. बहुत अच्छे से पढ़ करके समझना होगा, ताकि जो भी फैक्ट्स उस चार्ट में या उस गिवन क्यू में दिया गया है, इट कैन हेल्प यू टू सॉल्व द MCQs विच आर आस्क्ड. बहुत ही सिंपल और एक्यूरेट लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, इसलिए बहुत मुश्किल नहीं होगा समझना. डेटाज जो हैं वो सर्वेज, चैट्स, फिगर्स, क्वांटिटीज़ यूज़ करती हैं. कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन या रिस्पॉन्स आपको नहीं प्रोवाइड करना है, और अच्छा यही रहेगा कि जो भी आउटपुट दिया गया है उसको एज इट इज़ आप यूज़ करें. ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या है, देख लेते हैं. मैंने बताया आपको कि ये जो रैशनलाइज्ड करिकुलम आया है उसमें ये एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है. इससे पहले आज तक ये हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में नहीं था, तो इसलिए हमें करना है. दिस समथिंग न्यू फॉर अस इवन. सो क्लास 11th के लिए ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस बेस्ड पैसेज, और क्लास 12th के लिए ये 10 मार्क्स का है. ठीक है, और बस ये है कि यहाँ पे 9 क्वेश्चन रहेंगे. 9 में से बच्चों को 8 करना होगा, और इसमें 11 रहेंगे, इसमें से बच्चों को 10 करना होगा. बट अच्छी बात यह है कि जो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है दैट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे एंड यू विल हैव टू चूज वन आउट ऑफ इट. Coming on to the useful tips that should be kept in mind while solving this passage is one such thing where for easy understanding one should look at the chart केयरफुली. जो भी चार्ट, टेबल, जो भी आपको क्ल्यू दिया गया है, लाइन ग्राफ है, डेटा है, पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, एक बार आपको बहुत ध्यान से उसको देखना है. उसके बाद से उसको ऑब्ज़र्व करना है. ऑब्ज़र्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करोगे कि ग्रोथ का पैटर्न क्या है, कहीं डबल तो नहीं हो रहा रैपिडली, कहीं स्काई रॉकेट तो नहीं हो रहा, यानी आसमान तो नहीं छू रहा, कहीं स्ट्राइकिंग इंक्रीज़ तो नहीं है, कहीं पीक देख लीजिए, सोरिंग रेट्स देख लीजिए, डिक्लाइन तो नहीं हो रहा है, प्लमेटेड, लेवल्ड अप तो नहीं है, स्टैगनेट तो नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ पे फॉल हो रहा है, कहाँ पे ड्रॉप डाउन हो रहा है. इस तरीके की कुछ चीज़ों को, पैटर्न ऑफ ग्रोथ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप आराम से उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकें. उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो आंसर्स आपको चाहिए वो किस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न पर आपको बेस्ड है क्वेश्चन. उसके लिए आपको एक्स और वाई एक्सिस पे, अगर वो ग्राफ के रूप में है,
तो फॉर एग्जांपल ग्राफ के रूप में है, तो एक्स और वाई एक्सिस पे कौन से क्वांटिटीज़ और आइटम्स मार्क किए गए हैं, अब वो इक्वल हैं, हाईएस्ट हैं, लोवेस्ट हैं, मेजॉरिटी हैं, पास में हैं, दूर हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको फ्रेजेस यूज़ करने पड़ेंगे या यूज़ होंगे वहाँ, सिर्फ आपको पिकअप करने पड़ेंगे आंसर। रिलेशनशिप जो भी है, कंट्रास्ट है, या एक रिलेशन दिखाया गया है, प्लॉटेड आइटम्स के बीच में आप ये रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखिए क्वेश्चन लिखा है, बिलो इज़ अ ग्राफ गिवन showing birth and death rate in country from 1901 to 2101, complete the given option। तो ये जो भी दिया गया है, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमें ईयर्स मेंशन किए गए हैं, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया गया है कि 1901 से लेकर के 2101 तक की प्लॉटिंग यहाँ की गई है। और अगर आप देखें तो बीच में ये 2020 ईयर्स का गैप दिखाया गया है हमें, हाँ, ये 2020 ईयर्स का गैप आपको दिख रहा होगा। उसके बाद से हम चलते हैं इस तरफ वाई एक्सिस की तरफ। वाई एक्सिस में बर्थ और डेथ रेट्स है, ये 000 यानी कि थाउजेंड्स में, तो ये जो भी है वो थाउजेंड्स में, जैसे अगर ये 10 है आप पिकअप करते हो तो ये 10,000 है, ठीक है बच्चों। तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ एस एक्स और वाई एक्सिस पे क्या क्या प्लॉट किया हुआ है। और अगर आप देखें तो जो ब्लैक कलर है वो बर्थ रेट है और जो ग्रे से है वो डेथ रेट है। तो आगे कुछ इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस बने हैं, मैंने खुद फ्रेम किए हैं, तो आइए देखते हैं किस तरीके से एमसीक्यूज होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ शोज। अब ग्राफ में क्या दिख रहा है, सिर्फ बर्थ रेट, सिर्फ डेथ रेट है, ऑल ऑफ द अबव है, या बर्थ और डेथ रेट दोनों है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ बर्थ रेट डेथ रेट नहीं है, दोनों हैं, इसलिए इसके हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा आंसर सही होगा बी, यानी फर्स्ट का क्या आंसर है, बी। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे बच्चों, प्लीज़ डोंट राइट ओनली ऑप्शन, राइट डाउन द होल स्टेटमेंट व्हेन एवर यू राइट इट डाउन इन योर आंसर शीट। देन कम्स आपका ग्राफ जो है वो क्या फिगर शो कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक का, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, तो जो नहीं है उनको रूल आउट करते जाइए। फ्रॉम 1901 टिल 2101 ये सही है, तो इसका मतलब सेकंड का हमारा ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं थर्ड में। अब 1901 से 2041 तक बर्थ रेट कैसा, बर्थ हैज रेट हैज़ रिमेन्ड व्हाट, डेथ रेट से ज़्यादा रहा है, कम रहा है, इक्वल रहा है, और किस तरीके से या इनमें से कोई भी नहीं आएगा। आई एम सॉरी, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे ही मिसप्रिंट हो गया है ये, तो ये कुछ नहीं, इन चारों में से हमें एक चुनना है। तो चलिए पीछे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था कि हमारा जो 1901 से बर्थ रेट जो है 2041 तक, तो हमें जो फिगर ध्यान में रखनी है आप सिर्फ उसी पर ध्यान रखेंगे। 1901 से शुरू हुआ 2041 तक आपको देखना है, आपको देखना है बर्थ रेट। तो आप देख सकते हैं बर्थ रेट जो है बढ़ा है 20, यहाँ कहीं जा कर के डेथ रेट से कंपेयर करना है आपको। तो डेथ रेट ये रहा और बर्थ रेट ये रहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर में, इसका आ जाएगा इट हैज़ बीन मोर देन द डेथ रेट, है ना, ज़्यादा रहा है, तो हम मोर देन लिख लेंगे। उसके बाद से इसका आंसर आ गया आपका थर्ड का ए। बर्थ रेट वॉज डैश इन, अब इनमें से कौन सा फिगर सही है हमें चेक करना है, यानी हमें 3 ईयर के फिगर चेक करने हैं, 1901, 2001 एंड 2101, कौन सा फिगर सही है थाउजेंड्स में, अगर आपको याद हो तो। हम चलते हैं फिर वापस ग्राफ की तरफ। 2001 में फिगर था, बर्थ रेट जो था वो था करीब करीब, आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा बर्थ रेट, ये हो गया, ये आपका फिगर है, ऑलमोस्ट ऐसे जाइए, और ये करीब करीब है 50,000 के ऊपर जा रहा है। फिर उसके बाद से आपको कौन से साल की बात की गई थी, हमें बात की गई 1901 में, पहले देख लेते हैं 20,000 है कि नहीं। 1901 में ये देखिए 20,000 एग्जैक्टली यही फिगर है, तो आप हम क्यों ना इसका आंसर
सॉल्व करें और इसका आंसर है फोर्थ का आंसर है आपका फर्स्ट वाला, यानी फोर्थ का ए हो गया। ठीक है, अब बर्थ रेट के बारे में और क्या बातें की गई हैं। बर्थ रेट ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या स्टेडी है, या ऑल ऑफ द अबव। फिर आते हैं बर्थ रेट को देखते हैं कि इंक्रीज हो रहा है। आप अगर ध्यान दें तो ग्रेजुअली इट इज़ इंक्रीजिंग, और यहाँ कहीं करीब करीब 2001 के बाद थोड़ा कंट्रोल आया है और वो फॉल आ रही है उसमें। तो हम इसको कह सकते हैं इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो हम इसका आंसर क्या बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा इट शुड बी ग्रेजुअली स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। ठीक है ना। उसके बाद से आते हैं यानी कि फिफ्थ का आपका बी आंसर है। ठीक, अब बर्थ रेट पीक का पर कब पहुंचा था, 1975, 1980, 1960, 1961। तो इसको चलो देखते हैं फिर से ग्राफ में। हम देखते हैं हमारा ग्राफ ये बता रहा है कि हमारा बर्थ रेट जो है वो बर्थ रेट जो है पीक पर कब था। पीक पर आप पहले तो देख लें कब था, करीब करीब 1961 के करीब था। और ये है हमारा पीक, जब ये हमारा पीक है ऑलमोस्ट मान के चलिए 65,000 के करीब। और साल देख लेते हैं, एक स्केल लेके आप बैठेंगे तो और अच्छा रहेगा, कहीं यहाँ कहीं के बीच। तो 1961 और 81 के बीच में है, तो हम ये मान के चल लेते हैं 61 और 81 के बीच क्या पड़ता है, 61 और 81 के बीच पड़ता है 75। तो सिक्स्थ का हमारा आंसर हो गया ए, सिक्स्थ का हो गया हमारा ए। ठीक है, अब हम आते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पर। हमारा ग्राफ जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि 2101 में स्लाइट डिक्लाइन है, बर्थ में डेथ में दोनों में, या किसी में नहीं। तो फिर 2101 पे आना पड़ेगा। 2101 पे आइए। 2101 यानी लास्ट में। तो आप देख सकते हैं कि बर्थ रेट में तो फॉल है, डेथ रेट में ऊपर जा रहा है। तो हमें किसका पूछा गया है, डिक्लाइन पूछा गया है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो स्लाइड डिक्लाइन किस में है, बर्थ में है, तो हम लिख देंगे बर्थ। ठीक, तो इसका आंसर हो गया सेवेंथ का, हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, ये हो गया। अब ग्राफ शोज द ह्यूज गैप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ड्यूरिंग, किस दौरान, 1961 से 2001 तक, 1971 से 211 तक, या 1981 से 221 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो हमें देखना है कि गैप किसके किसके बीच में है। अब गैप के लिए तो बहुत ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी आपको, लेकिन जो ईयर दिए हुए हैं वो एक क्लू होते हैं आपके बीच में। तो हम ये देख सकते हैं कि क्लू में हमारा है जो 3 है, बस उसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 1961, 1971। और अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 61, 71, 81, 91, 2001, 50 साल का अंतर आ रहा है। उसी तरीके से इसमें 50 साल का, इसमें 50 साल का। तो चलिए 1961 से चेक करते हैं हम अपने फिगर को। 1961 से हमें चेक करना, यानी यहाँ से, और एक में हमें 50 साल यानी करीब करीब यहाँ तक। फिर जो 1971 से है वो करीब करीब यहाँ तक। इस तरीके से आपको 50-50 साल का अंतर देखना है। तो सिर्फ इतना स्लॉट आपको ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, इतने स्लॉट में आपको सब कुछ देख लेना है। तो एक ह्यूज गैप है किसके किसके बीच में, 1961 में और 1961 और 2001 के बीच में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्थ का ए, यानी कि एट्थ का हमारा करेक्ट आंसर है ए। ठीक, तो ये तो था हमारा एक ग्राफ। एक ऐसा ही पाई चार्ट लेके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाई चार्ट है जिसमें दिखाया गया है प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट हाउस होल्ड लिविंग इन पॉवर्टी इन द यूके इन 2002। तो फिगर तो 2002 का है, ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं। अब ज़रा चेक करें कि ये जो पाई चार्ट में अलग अलग कलर्स हैं किसके लिए दिए गए हैं। जो ब्लू कलर है आप देख सकते हैं, अच्छा इसमें ब्लू 2 है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ब्लू है एक
स्काई ब्लू है, एक थोड़ा सा डार्क ब्लू है और ये ग्रे है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑल हाउस होल्ड चलते हैं, वो 14% है। ठीक है, कपल विद चिल्ड्रन ये ऑरेंज यहीं पर लिख दें बल्कि बेहतर है, 15%। यहाँ पर हो गया 14%। जो सोल पेरेंट्स हैं वो हैं 26%। ऐसे कपल जो बिना बच्चों के हैं वो हैं 9%। सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, ऐसे पेरेंट जो अकेले हैं बिना बच्चों के, वो हैं 24%। और जो एजड कपल्स हैं वो हैं 5%। और सिंगल एजड पर्सन जो हैं वो हैं 7%। तो ये एक खाका सा तैयार कर लिया आपने। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गिवन पाई चार्ट क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, कितनी कैटेगरीज हैं। पहले तो कैटेगरीज हमको गिननी पड़ेंगी, तो सबसे अच्छा रहेगा हम की से गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा करेक्ट आंसर यहीं पर छिपा है। हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट का ए, यानी 7 डिफरेंट कैटेगरीज हमें दिखाई जा रही हैं। फिर और क्या अगला क्वेश्चन है, इट इज़ क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट, क्या दिखाया जा रहा है कि इनमें से परसेंटेज अब हमें चेक करना है कि 26% ऑफ द टोटल पॉवर्टी स्ट्रिकन हाउस होल्ड ऑफ सोल पेरेंट्स, ये 24% ऑफ द टोटल पॉवर्टी स्ट्रिकन हाउस होल्ड ऑफ सिंगल पेरेंट विदाउट चिल्ड्रन। तो पहले तो देख लें हमारा 26 और 24 किस में था। 26 था हमारा जो सोल पेरेंट्स का, और 24 है हमारा सिंगल विदाउट चिल्ड्रन। तो हमारे दो फिगर्स तो सही दिखा रहे हैं, तो इसके हिसाब से। और तीसरा है कपल्स विद चिल्ड्रन अकाउंट फॉर 15%। कपल विद चिल्ड्रन हमारे हैं ऑरेंज कलर का 15, यानी तीनों ही फिगर्स हमारे इसमें सही दिखाए गए हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों करेक्ट हैं। पाई चार्ट में तीनों चीज़ें दिखाई गई, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। अब ऐसे कपल जो बिना बच्चों के हैं, उनका इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है बच्चों से, या वर्स है, या सेम है, या नन ऑफ द अबव। तो आइए कपल विदाउट चिल्ड्रन पर आते हैं। कपल्स विदाउट चिल्ड्रन सीधा आप देखेंगे 9% है। तो 9% है, इसका मतलब किससे, जो बच्चों वाले पेरेंट हैं, कपल विद चिल्ड्रन यानी ऑरेंज से बेहतर है। भाई ये 9 है, ये 15% है, तो ऑलमोस्ट डबल का अंतर है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, हम इसमें ये कह सकते हैं कि उनका बेटर इकोनॉमिक कंडीशन है कि वर्स है। तो कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हैव, अगर वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, 9% लोग रह रहे हैं, और कपल विद चिल्ड्रन 15% रह रहे हैं, तो इसका मतलब कि कपल विदाउट चिल्ड्रन का बेटर इकोनॉमिक कंडीशन। तो इस तरीके के थोड़े से टफ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो थर्ड का आपका हो गया ए आंसर, यहाँ सेकंड का डी था। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर सिंगल एजेड पर्सन और एजेड कपल्स का प्रोपोर्शन देखा जाए तो दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, सिंगल एजेड और एजेड कपल्स। तो आइए फिर वापस आते हैं। सिंगल एजेड पर्सनस का है 7% और एजेड कपल्स का है 5%। तो 7 8 9 10 11 12% बन रहा है सिंगल एजेड पर्सन। आई होप हमने गलत नहीं देखा है। हाँ, 7 + 5 12 है। तो क्या आंसर हम चेक करें, इसमें 12 है। यस, हमारा फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसी तरीके से ओवरऑल डैश ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन द यूके वर लिविंग अंडर पॉवर्टी। ओवरऑल की हम बात करें कि कितने लोग यूके में अंडर पॉवर्टी रहते हैं। हाउस होल्ड्स ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स की बात हो रही है। तो सारे हाउस होल्ड्स की अगर हम बात करें तो करीब करीब ऑल हाउस होल्ड्स हमारा आप देख रहे हैं 14% है। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 14%, है ना। तो कुछ क्लियर डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। सो दैट वाज ऑल चिल्ड्रन, आई ट्राइड इट माय लेवल बेस्ट टू मेक इट लिटिल clear. I hope the things are clear to you. If not, please drop me a message in the comment box. And thank you so much. Stay blessed, children. Wait for my next video. Bye bye. Yeah.